एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। कूलम्स लॉ स्टेट दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस, मतलब आपके पास कोई दो चार्जेस है, उन दोनों चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है। उन दोनों के बीच का जो फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। मतलब जो फोर्स होगा उन दोनों के बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, मतलब उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दे, फोर्स उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। तो अभी हमने क्या लिखा था कि जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इनको इक्वेशन मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, इनको कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने पर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ऐसे ही Q1 Q2 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा r स्क्वायर। तो ये Q1 Q2 और नीचे क्या आ गया r स्क्वायर। तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे, उसकी जगह क्या लगाएंगे इक्वल Q1 Q2 और नीचे क्या आ जाएगा r स्क्वायर, वेयर ये k जो है k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इसको क्या बोलते हैं, k इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। k को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और ये k की वैल्यू डिपेंड करती है, k डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मीडियम, क्या हमने मीडियम लिया, नेचर ऑफ मीडियम एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कि हमने क्या सिस्टम ऑफ यूनिट्स लिए। तो k की वैल्यू डिपेंड करती है कि हम CGS में काम कर रहे हैं, SI में काम कर रहे हैं, या फिर हम मीडियम कैसे ले रहे हैं, क्या हमने फ्री स्पेस लिया है, क्या हमने आयरन मटेरियल लिया है, या नेचर हमने वाटर लिया है। फॉर द चार्जेस इन फ्री स्पेस, अगर मेरे चार्जेस प्रेजेंट है फ्री स्पेस में, फॉर चार्जेस प्रेजेंट इन फ्री स्पेस एंड इन SI मीडियम अगर मेरे चार्जेस फ्री स्पेस में प्रेजेंट है और मैं यूनिट्स ऑफ सिस्टम क्या लेकर चल रही हूँ, SI सिस्टम, तो मेरे k की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। फ्री स्पेस के लिए है तो इसलिए हमने नोट लगा दिया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्योंकि मैं क्या मानकर चल रही हूँ, अभी मेरा मटेरियल नेचर ऑफ मीडियम क्या है, फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू अगर इसे सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, नियर अबाउट 9 × 10⁻⁹। अब हम ये k की यूनिट्स देख लेते हैं। यूनिट्स कैसे निकालेंगे, F = k Q1 Q2/r² लिखा था ना अभी, तो यहाँ पर फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। k की निकालनी है मुझे, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। दो बार कूलम लिखा क्योंकि दो चार्जेस है, और नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। तो k को एक तरफ रहने देते हैं, यूनिट्स बना लेते हैं, क्या बनी, न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम का स्क्वायर नीचे चला गया तो कूलम -2, तो यूनिट्स क्या बनी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये मेरी वैल्यू आ गई k की। तो अब इसे हम अगर फोर्स में डालें तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, नीचे क्या आ जाएगा r स्क्वायर। तो ये मेरा फोर्स का फॉर्मूला आ गया। अगर मेरे जो दोनों चार्जेस है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, इन फ्री स्पेस, और हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या लेकर चल रहे हैं, SI मीडियम, तब मेरा फोर्स का फॉर्मूला ये बनेगा, कूलम लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r स्क्वायर। अब हम कर रहे हैं कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में जब हम कूलम लॉ को स्टडी करेंगे तब हम इसमें साथ में एक नया कंसेप्ट लेंगे जिसमें हम यूनिट वेक्टर को साथ में लिखेंगे। तो अभी हमने दो चार्जेस ले लिए Q1 और Q2। Q1 और Q2 चार्जेस दो हैं, इन दोनों के ऊपर सेम साइन है, दोनों देखो मैंने पॉजिटिव लिखे है ना, तो मतलब ये दोनों चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल, तो इसलिए फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाई हो रहा है, एक फोर्स इधर की तरफ एक इधर की तरफ, मतलब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो पहले देख लेते हैं F12 फोर्स। F12 फोर्स का मतलब क्या है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। इस Q1 के ऊपर फोर्स जो लग रहा है Q2 की वजह से, उसको मैं क्या लिखूंगी, F12 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², तो वैसे ही रहेगा, जहाँ पे r मैंने क्या लिए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, साथ में एक यूनिट वेक्टर साथ में जोड़ देना है। यूनिट वेक्टर क्या है, R21। R21 को मैं कैसे बोलूंगी, इट इज द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन फ्रॉम Q2 टू Q1, Q2 से Q1 तक जो यूनिट वेक्टर है
Q2 से Q1 तक जो यूनिट वेक्टर है उसको साथ में हमें ले लेना है। तो ये बन गया R21 कैप, वेयर R21 कैप यूनिट वेक्टर हमें पता है क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो मैग्नीट्यूड। ऐसे ही अब हम देख लेते हैं F21। F21 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। Q2 के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, Q1 की वजह से, उसको क्या बोलेंगे, F21 वेक्टर। और साथ में एक यूनिट वेक्टर साथ में जोड़ देना है, वो यूनिट वेक्टर क्या है, R12 कैप। यूनिट वेक्टर साथ में क्या ले लेना है, R12 कैप, जहाँ पे R12 कैप क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन फ्रॉम Q1 टू Q2। Q1 से Q तक जो यूनिट वेक्टर है R12 कैप, वो साथ में ले लेना है, क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन को साथ में लेकर चलेंगे। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं R12 और R21 ये दोनों के एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट। तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ, R12 कैप और R21 कैप, R12 कैप और R21 कैप क्या है, एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट। R12 कैप और R21 के एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट, तो इसलिए मैंने क्या लिखा, R12 कैप इज माइनस ऑफ R21 कैप। तो अगर R12 और R21 एक दूसरे के माइनस है, तो ऐसे ही F12 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ F21। तो F12 और F21 भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होंगे। इसके बाद हम सिमिलरिटी कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में क्या चीज सिमिलर है। हमें पता है न्यूटन के ग्रेविटेशन फोर्स के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू Gm1 m2 बाय r स्क्वायर। और ऐसे ही कूलम लॉ भी हमने कहा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। तो इसमें देखो दोनों जो फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले कैसे एक जैसे दिख रहे हैं। तो ये दोनों में क्या है, देखो दोनों में r स्क्वायर जो है वो नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब बोथ फोर्सेस ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। दोनों फोर्सेस में r स्क्वायर जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो दोनों क्या फॉलो करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब दोनों फोर्सेस में जो डिस्टेंस का स्क्वायर है वो कहां पर है, डिनोमिनेटर में। बोथ फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस और चार्जेस। दोनों फोर्सेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोपोर्शनल था प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के। तो दोनों के बीच में दोनों फोर्स दे आर प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस और चार्जेस। दोनों फोर्सेस सेंट्रल है, मतलब ऑब्जेक्ट के सेंटर से लेकर दूसरे सेंटर तक को जोड़ते हैं, मतलब दोनों फोर्सेस क्या है, सेंट्रल फोर्सेस। बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, दोनों फोर्सेस क्या है नेचर में, कंजर्वेटिव। मतलब ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती, फोर्स जो है वो सेम ही रहेगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। बोथ फोर्सेस कैन ऑपरेट इन वैक्यूम, दोनों फोर्सेस वैक्यूम में भी ऑपरेट हो सकते हैं। मतलब अगर बीच में कोई मटेरियल मीडियम नहीं है, कोई एयर नहीं है, कोई वाटर नहीं है, तब भी ये फोर्सेस जो है ये ऑपरेट हो सकते हैं। तो इसका मतलब दोनों फोर्सेस वैक्यूम में भी ऑपरेट हो सकती है। ये सभी हमने क्या किया है कि दोनों फोर्सेस के बीच में क्या सिमिलरिटी है, क्या ऐसी बातें हैं जो दोनों फोर्सेस में सेम है। अब हम करेंगे कि दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अगर दोनों अनलाइक चार्जेस आ गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या हो सकते हैं, अट्रैक्टिव। और अगर दोनों पॉजिटिव आएंगे, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो सकता है, रिपल्सिव। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। मतलब जो चार्जेस हमने रखे हुए हैं उनके बीच का मीडियम कैसे है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। और ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम। ग्रेविटेशनल फोर्स इस चीज पर डिपेंड नहीं करता कि हमने मटेरियल क्या लिया हुआ है, हमने वाटर लिया हुआ है, हमने एयर लिया हुआ है, या क्या मटेरियल लिया हुआ है, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करता है। तभी हमने वो एप्सिलॉन नॉट लिया था। नेक्स्ट टॉपिक अब हम कर रहे हैं परमिटिविटी। मान लो आपके पास कोई दो चार्जेस है, इन दोनों चार्जेस को हमने पहले वैक्यूम में रख दिया, अब हमने इन दोनों चार्जेस को उठा के रख दिया पानी में, वाटर में। तो वाटर में क्या होगा, जो इनके बीच का जो फोर्स है वो कम हो जाएगा। कितने फैक्टर से कम होगा, 80 फैक्टर से कम हो जाएगा। मतलब जो फोर्स है वो अब 80 फैक्टर से कम हो जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है जो डिटरमाइन करती है कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा अगर हमने चार्ज पार्टिकल को कोई और मीडियम में रख दी है, उसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। तो परमिटिविटी क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम व्हिच डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस सिचुएटेड इन दैट मीडियम। मतलब अगर हम मीडियम को चेंज कर देते हैं तब हमारे फोर्स पर क्या फैक्टर है, वो फैक्टर क्या, उस फैक्टर को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। तो अब हम इसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं, एफ इन वैक्यूम ये किसके इक्वल होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। और अगर मान लो अब मैंने इसको कोई और मीडियम में रख दिया, तो इस मीडियम में इसका वैल्यू कितनी होगी, उस मीडियम में परमिटिविटी को मैं किससे लिख रही हूँ, एप्सिलॉन से। Q1 Q2 नीचे क्या आएगा, r स्क्वायर। चार्जेस भी सेम है और उनके बीच का डिस्टेंस भी सेम है, बस हमने मीडियम को अलग किया है। तो ये दोनों इक्वेशंस बन गई।
फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट और सेकंड को जब हमने डिवाइड किया तो फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन दैट मीडियम इसके इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 नीचे आर स्क्वायर, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 1/4 पाई भी कैंसिल हो गया क्योंकि सेम टर्म्स थी। तो ऊपर मेरा क्या बच गया था 1/एप्सिलॉन नॉट, नीचे क्या बच गया 1/एप्सिलॉन, डिवाइड में लिख दिया। अभी 1 ये डिवाइड में ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी। तो इस K को इसको कापा कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि हम इसको फ्री स्पेस के साथ कंपेयर कर रहे हैं और यहाँ पर जो हमने एप्सिलॉन लिया था ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। तो दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी तो उसमें मटेरियल की होगी कि वो कितना अलो कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रिक फोर्स को कितना चेंज कर रहा है। अगर हम उसको डिवाइड कर देते हैं एप्सिलॉन नॉट से फ्री स्पेस से, तब वो क्या बन जाती है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो परमिटिविटी 2 टाइप्स की हमने पढ़ ली है, एब्सोल्यूट और दूसरी रिलेटिव। अब हम कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। मान लो आपके पास कोई एक चार्ज है Q0, उस Q0 के आसपास बहुत सारे और चार्जेस प्रेजेंट है, Q1 Q3 Q2 Q3 Q4 Q5 अप टू सोन Qn तक। तो उस Q0 के ऊपर टोटल सभी मिला के जो फोर्स होगा उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज, मतलब वो सेंट्रल जो F0 है Q0 है उसके ऊपर टोटल कितना चार्ज होगा, कितना फोर्स लगेगा, ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस एट रेस्ट, उसके आसपास बहुत सारे चार्जेस और प्रेजेंट है जो रेस्ट पर है, इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस टेकन वन एट अ टाइम। मतलब टोटल फोर्स जो हमारा Q0 के ऊपर होगा, टेस्ट चार्ज के ऊपर, वो किसके इक्वल होगा, F01 वेक्टर, मतलब वो Q0 और Q1 के बीच का फोर्स, प्लस F02 वेक्टर मतलब Q0 और Q2 के बीच का फोर्स, प्लस Q0 और Q3 के बीच का, Q0 और Q4 के बीच का, अप टू सोन Q0 और Qn के बीच का। तो द फोर्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस आर अनअफेक्टेड बाय प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस। मतलब F01 के ऊपर F02 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब ये सभी जो फोर्सेस हैं उनका एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के डेरिवेशन कर लेते हैं, एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं कि कैसे हम सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल को डिफरेंट चार्जेस के ऊपर अप्लाई करते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि मैं एक टेस्ट चार्ज अज्यूम कर रही हूँ Q0, इसके आसपास और चार्जेस प्रेजेंट है Q1 Q2 Q3। डायग्राम में मैंने 3 चार्जेस दिखाए हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, ओरिजिन से लेके Q1 तक को मैंने ज्वाइन कर लिया इस लाइन को, ऐसे ही ओरिजिन से लेके Q तक को ज्वाइन कर लिया, Q2 को, ओरिजिन से Q0 को ज्वाइन कर लिया, ओरिजिन से Q3 को ज्वाइन कर लिया। तो अभी इस सिस्टम में मेरे पास चार्जेस प्रेजेंट है, मैंने सभी को पहले क्या करा, ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर लिया। उसके बाद अब मुझे फोर्स देखने हैं, तो Q0 के ऊपर फोर्स लग रहा है जो Q1 की वजह से, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1। Q0 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है Q1 की वजह से, उसको मैं क्या लिख रही हूँ, F01। तो F01 क्या है मेरा, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1। तो ये फोर्स ये आगे की तरफ है। अब ऐसे ही इस Q0 के ऊपर Q2 की वजह से भी फोर्स लगेगा, तो ये लाइन ज्वाइन कर ली मैंने, ये लाइन ज्वाइन कर ली, तो ये फोर्स क्या आ रहा है, F02 फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2। ऐसे ही F03 फोर्स मेरा बन गया, ये Q3 था, Q3 भी Q0 के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करेगा, तो वो कितना बन गया, F03 वेक्टर जो है ये बाहर की तरफ। तो अब कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे। पहले हमने लगाया F01 के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जेस क्या क्या थे, Q1 Q0 बाय उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था, वो डिस्टेंस कितना लिया, R10, और साथ में R1 नॉट का क्या है, क्योंकि हमने सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल में लिखा था कि वेक्टर सम होना चाहिए, तो मुझे साथ में यूनिट वेक्टर भी लेना पड़ेगा। ऐसे ही F02 लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q0 बाय R20 स्क्वायर, R2 नॉट कैप एंड सो ऑन। तो मतलब मैंने लिखा F01 F02, ऐसे सब अप टू सो ऑन हम F0n के लिए भी लिख सकते हैं। तो F0n के लिए मेरा फोर्स क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn Q0 बाय, जैसे पहले लिख रहे थे, Rn0 का स्क्वायर और Rn0 का कैप। बस अब कुछ भी नहीं करना, हमने जो पहले एक्सप्रेशन लिखी थी, जो हमने रेड बॉक्स में डाली थी, उसमें हम ये वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो फिर हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगी। वो भी देखते हैं क्या होती है। हमने पहले फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखा था,
एफ नॉट इज इक्वल टू एफ नॉट 1 प्लस एफ नॉट 2 f03 अप टू सो ऑन f0 एन वेक्टर। तो अभी जो हमने वैल्यूज निकाली है उसको पुट कर देते हैं। तो एफ नॉट टोटल फोर्स हमारा क्यू नॉट के ऊपर कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 बाय R10 स्क्वायर R10 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q0 बाय R20 स्क्वायर R20 कैप अप टू सो ऑन। अब nth के लिए लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 बाय Rn0 स्क्वायर और यहाँ पर Rn0 का कैप। अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल लेते हैं। सभी में क्या कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर क्या बचा Q1 Q0 बाय R10 स्क्वायर R10 कैप प्लस Q1 Q2 Q0 बाय R20 स्क्वायर R20 कैप प्लस सो ऑन Qn Q0 नीचे Rn स्क्वायर Rn नॉट कैप। तो ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन आ गई है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन टोटल फोर्स जो टेस्ट चार्ज के ऊपर लग रहा है। अभी इसको हम समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो एफ नॉट किसके इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम समेशन डाल लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या क्या चेंज हो रहा है 1 2 अप टू सो ऑन पे नोट रह गया था 1 2 अप टू सो ऑन एन तक। तो मतलब मेरी आई की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है 1 से कहां तक जा रही है एन तक 1 2 3 अप टू सो ऑन इंटीग्रल वैल्यूज चल रही है ना। और यहाँ पर Q1 Q2 Qn तो मैं यहाँ पर इसको क्या लिख सकती हूँ Qi Q0 तो सभी में है तो Q0 हम Q0 को बाहर भी निकाल सकते थे लेकिन मैंने यहीं पर रखे डिवाइडेड बाय R1 2 ये वैल्यूज चेंज हो रही है तो Ri0 स्क्वायर और साथ में जो यूनिट वेक्टर है उसमें भी 1 2 अप टू सो ऑन n तक जा रहा है तो Ri0 का कैप। तो ये मेरी फाइनल एक्सप्रेशन आ गई फॉर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस। अब हम कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को स्टडी करने के लिए हम देखते हैं हमारे पास दो तरह के चार्जेस है। एक है हमारे पास सोर्स चार्ज और दूसरा है टेस्ट चार्ज। ये क्या है सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्या करता है अपने आसपास ये कोई पॉजिटिवली चार्ज है पॉजिटिव कोई पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा अपने आसपास एक इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा। तो ये इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट जो है इसकी वजह से जो टेस्ट चार्ज है उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई होगा। तो मान लो वो फोर्स क्या अप्लाई हो रहा है F। तो इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है टेस्ट चार्ज के ऊपर तो इससे हमें पता चला कि ये जो सोर्स चार्ज है इसने अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट कर ली है जिसको हम क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए जो टर्म यूज करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब पहले एक चार्ज पड़ा है सोर्स चार्ज उसके बाद हम टेस्ट चार्ज लेकर आ रहे हैं तो टेस्ट चार्ज की जो वैल्यू है वो बहुत कम होनी चाहिए कि वो जो सोर्स चार्ज है उसके फील्ड में कोई इंटरप्शन ना करे। तो इसलिए हम जो क्या करते हैं जो टेस्ट चार्ज है वो बहुत ज्यादा स्मॉल वैल्यू का ले लेते हैं नियरली इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F by Q0। मतलब अगर हम फोर्स को चार्ज से जो टेस्ट चार्ज हमने लिया उससे डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है यहाँ से साफ पता चल रहा है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर E के ऊपर वेक्टर का साइन लगाया हुआ है। इसका डायरेक्शन क्या होगी सेम एज दैट ऑफ फोर्स। जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है हमारे टेस्ट चार्ज के ऊपर सोर्स चार्ज की वजह से तो वही डायरेक्शन होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी। अब आगे हम इसके यूनिट्स डिस्कस करेंगे। अब हम कर रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमें पता चल गया अब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E किसके इक्वल होता है फोर्स बाय चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट्स निकालने हैं तो यूनिट्स क्या होंगे फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं न्यूटन चार्ज के यूनिट क्या होते हैं कूलम। तो यूनिट्स क्या बन गए इसके न्यूटन पर कूलम। एक और फॉर्मूला होता है हम बाद में करेंगे E इज इक्वल टू V बाई L। V क्या है जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस और L क्या है लेंथ। तो और यूनिट्स और क्या बन सकते हैं और वोल्टेज की यूनिट क्या होते हैं वोल्ट लेंथ की यूनिट क्या होते हैं मीटर तो वोल्ट पर मीटर। तो ये दोनों यूनिट्स है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। ये डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डायमेंशंस क्या होंगी फोर्स की डायमेंशन क्या होती है MLT-2। नीचे क्या था चार्ज की डायमेंशन क्या होती है AT। तो इसको कर लेते हैं तो M A ऊपर चला गया A-1 L T की -2 और 1 कितने बन गई -3। तो ये मेरी डायमेंशंस आ गई डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी M L A-1 T-3।
यहाँ पर मुझे पता है क्यू किसके इक्वल होता था, आई टी के, तो आई के लिए हमने लिखा ए, टी के लिए लिखा टाइम, तो ए टी।